नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, हमने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से रिलेटेड एक एक करके सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया था। उसके पश्चात हमने सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड भी एक एक करके सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया। उसके पश्चात हमने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो हमारा थर्ड चैप्टर है विद्युत धारा, उसको स्टार्ट कर लिया और उसमें भी हमने दो टॉपिक देख लिए। विद्युत धारा के बारे में बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली। उसके पश्चात हमने धारा घनत्व वाला टॉपिक भी समझ लिया। आज हम तीसरे चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपवन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है इसमें हम अपवन वेग के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ में अपवन वेग और धारा के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। अपवन वेग और विभवांतर के बीच में भी यहां पर संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। साथ में इन टॉपिक्स पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर देखेंगे, समझेंगे। तो अपवन वेग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप देखें, समझें। आपको अपवन वेग के बारे में जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उसका निवारण कर सकें। बेहतर तरीके से सीखने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को भी प्रीफर कर सकते हैं, उनको भी यूज में ले सकते हैं, उनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे कहाँ? उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको बहुत सारा मैटर आपको मिलने वाला है, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। आपके बोर्ड क्लास की जो तैयारी है वो 100% तैयारी हेतु हमने एप्लीकेशन को तैयार किया है, उस हिसाब से बनाया है। अब देखो, मैं थोड़ा सा तीसरे चैप्टर से रिलेटेड हमने जो दो टॉपिक पढ़े हैं उनको वापस रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि दोनों ही टॉपिक यहां पर यूज में आने वाले हैं, काम में आने वाले हैं। चलिए देखेंगे। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को हम आई से लिखते हैं आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश बट्टे में समय से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम पहले चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण, उसका भी यहां पर प्रयोग करने वाले हैं। आवेश के क्वांटीकरण में हमने देखा था कि किसी वस्तु पर कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है और उस न्यूनतम निश्चित राशि को हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। और उस आवेश का क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। क्यू बराबर होता है n इंटू ई, जहां पर ये जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। इसी को हम यूज में लेंगे। अभी जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो इसको हम यूज में लेने वाले हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी इसमें यूज में आएगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में हमने देख लिया था। इसके अलावा देखिए, हमने दूसरी वीडियो में क्या देखा? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। और धारा घनत्व को हम जैसे लिखते हैं, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे लिखेंगे जैसे सदिश राशि होती है, किसके इक्वल होती है? J बराबर होता है I अपॉन में A। I अपॉन में A चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा। J बराबर होता है I अपॉन में A, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को ही हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं, करंट डेंसिटी कहा जाता है। ये हमने सेकंड वीडियो में देख लिया था, सेकंड टॉपिक में देख लिया था। चलिए, इनको मैं यहां से हटाता हूं। आपको ये याद आ गए होंगे। इनके पूरे वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट से देख लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इन दोनों वीडियोस की मैं लिंक डाल देता हूं। देखिए, अपवन वेग क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सबसे पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक चालक ले लेता हूं।
मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई चालक है, ये हमारे पास में कोई चालक है। चालक का मतलब धात्विक चालक हमने यहां पर लिया है, और धातु के अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। धारा प्रवाह के लिए देखिए समझते जाइए, धात्विक चालक है ये हमारे पास में, ये क्या है, धात्विक चालक। और धात्विक चालक के अंदर आवेशवाहक, आवेशवाहक जिसकी वजह से विद्युत का प्रवाह होता है को हम कहते हैं आवेशवाहक। तो आवेशवाहक यहां पर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी एक बार समझ लीजिए कि हमारे पास में कोई एटम है, ये क्या है, कोई परमाणु है, और ये उसका नाभिक है। अब नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये तो जैसे क्या है, नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, निश्चित कक्षाओं में ही लगाते हैं। अब निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इस नाभिक के द्वारा आकर्षण बल लगता है। ओके, लेकिन जैसे जैसे ये नाभिक से दूर जाता है, यह आकर्षण बल घटता जाता है, और जब इसको बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है, विद्युत ऊर्जा या कोई अन्य ऊर्जा मिलती है, तो ये उस ऊर्जा को पाकर इस परमाणु को छोड़कर उस पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम फिर कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़कर पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। ये ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ में स्वतंत्र रूप से गति करने लग जाए। कब करेगा, कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में मौजूद वह इलेक्ट्रॉन जो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर उस परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाए तथा पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो धात्विक चालकों के अंदर धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से विद्युत का प्रवाह होता है। ओके, अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, पदार्थ में गति करते हैं। भाई पदार्थ के अंदर परमाणु से तो अब बंधे नहीं है, अब वो स्वतंत्र रूप से गति करेंगे। अब वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तो वो टेढ़ी मेढ़ी गति भी करते हैं, और जब टक्कर होती है तो उनका पथ चेंज होता रहता है। किस तरीके की गति करेगा, जैसे ये हमारे पास में कुछ परमाणु कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं, इसके अंदर मौजूद हैं, यहां पर हमने दिखाए हैं। ओके, चालक के अंदर ये हमारे पास में है धात्विक चालक, और इसके अंदर इस तरीके से हमने कुछ परमाणु कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इस तरीके से मौजूद है। अब क्या है, यहां से हम लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन का पथ दिखा रहा हूं, किसी एक इलेक्ट्रॉन का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका पाथ आपको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से चला, तो यहां से चलता है तो इससे टक्कर हो जाती है, फिर यहां से चलता है इधर, इसकी टक्कर हो जाती है, फिर यहां से ये इधर, इसकी टक्कर हो गई, फिर इधर, फिर टक्कर हो गई, फिर इधर, फिर टक्कर हो गई, फिर इधर। इस तरीके से इसकी क्या होती रहती है, टक्कर होती रहती है। इस तरीके से इसकी क्या होती रहेगी, टक्कर होती रहेगी। ऐसे, फिर ऐसे टक्कर हो गई, फिर इस तरीके से टक्कर हो गई। तो ये इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। क्या करेगा, टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा। ये यहां से चला था, फिर इससे टक्कर हो गई, फिर यहां चला, फिर टक्कर हो गई। एक बार इसके पथ को देख लीजिए, ये जो पथ होता है वो टेढ़ा मेढ़ा पथ होता है, और टेढ़े मेढ़े पथ पर ये गति करता रहता है। ओके,
इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है उस वेग को हम कहते हैं अपवन वेग। कि पदार्थ में मौजूद या धात्विक चालक में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को हम अपवन वेग कहते हैं। अपवन वेग को अफवा वेग भी कहा जाता है, अनुगमन वेग भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसको वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इन चीजों को क्लियर करें। अभी तक जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार अपवन वेग की डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि पदार्थ के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं और उनका जो वेग होता है उसी को यहाँ मैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग कहते हैं। कि पदार्थ में मौजूद इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं से, अन्य इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करता हुआ स्वतंत्र रूप से विचरण करता है तो उनकी गति अपवन वेग, अफवा गति कहलाती है। ओके, मैं आपके सामने इसके डेफिनेशन पुट कर रहा हूं। देखिए क्या है, धात्विक चालक में, धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों, अन्य इलेक्ट्रॉनों व परमाणुओं के साथ, परमाणुओं के साथ टक्कर करता हुआ, टक्कर करता हुआ स्वतंत्र रूप से गति करता है। गति करता है तो इलेक्ट्रॉनों का वेग, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग अपवन वेग कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग अपवन वेग कहलाता है। अपवन वेग कहलाता है, अपवन वेग कहलाएगा। ओके, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो इसके और भी नाम है। अपवन वेग को हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं अफवा वेग। दूसरा नाम क्या है, अफवा वेग भी आपको पूछ सकते हैं। या आपको मिल सकता है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अफवा वेग, अपवन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सब एक ही है, एक ही नाम है। ओके, तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ टर्म्स यहां पर समझनी होगी, जैसे कि मुक्त पथ। जब यहां पर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का पथ होता है वो एक सरल पथ होता है, सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारे बिंदु बता रहा हूं। पहला जो अपना बिंदु है उसे आप देख लें कि एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में जब टक्कर होती है तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में, क्रमागत टक्करों के का मतलब हो गया लगातार दो टक्करों के बीच में, तो लगातार दो टक्करों के बीच में या क्रमागत दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है। देखो ये रेखा के रूप में होता है, किस रूप में होता है, रेखीय पथ होता है। अभी मैं बात कर रहा हूं जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में गति करे। जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति करेगा तब थोड़ा सा इसका आंसर अलग हो जाएगा। चलिए मैं उसके बाद में बताऊंगा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दोनों ही स्थितियों में आपको इलेक्ट्रॉन का पथ बताऊंगा और उनका जो औसत वेग है उसकी भी चर्चा यहां पर करेंगे। चलिए, तो कुछ टर्म्स आपको और यहां पर समझनी होगी, जैसे मुक्त पथ। मुक्त पथ समझ लीजिए, मुक्त पथ क्या है, लगातार दो टक्करों के मध्य पथ।
क्रमागत दो टक्करों के मध्य की जो पथ की लंबाई है उसको मुक्त पथ कहते हैं। क्रमागत का मतलब हो गया लगातार, दो टक्करों के मध्य के पथ की लंबाई, दो टक्करों के मध्य के पथ की लंबाई, पथ की लंबाई को हम मुक्त पथ कहेंगे। और इसको मुक्त पथ को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे लिखा जाता है? लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मोस्टली लैम्बडा से ही लिखते हैं। चलिए मैंने यहां पर लिख दिया है लैम्बडा। ओके, अब इसके बाद में आप देखें माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ किसे कहेंगे? माध्य मुक्त पथ होता है मुक्त पथों का औसत, कि आपके पास में जैसे ये एक मुक्त पथ हो गया, यहां से लेकर यहां तक मुक्त पथ हो गया, यहां से लेकर यहां तक मुक्त पथ हो गया, यहां से लेकर यहां तक हो गया। तो इन मुक्त पथों का जो औसत है उसी को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ तो क्या होता है? मुक्त पथों का औसत, मुक्त पथों का औसत क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसको लैम्बडा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले लगातार दो टक्कर के बीच में मुक्त पथ है लैम्बडा 1, फिर है लैम्बडा 2। इसी तरीके से एनवी टक्कर में हो गया लैम्बडा एन। और तो अपने पास में जितनी टक्कर हुई है उसका भाग लगा दीजिए कुल मुक्त पथ की लंबाई बट्टे में टक्करों की संख्या का आप भाग लगा दीजिए, तो माध्य मुक्त पथ आ जाएगा, मुक्त पथों का औसत आ जाएगा। अगला जो बिंदु हमारे पास में है काफी महत्वपूर्ण है, वो है विश्रांति काल। इसको हम कहते हैं श्रांति काल भी कह सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम इसको कहा जाता है। इसे टो से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे लिखा जाएगा, टो से प्रदर्शित किया जाएगा, टो से लिखा जाएगा। अब देखो विश्रांति काल का मतलब लगातार दो टक्करों के मध्य लगे समय, कि एक टक्कर हो गई फिर दूसरी जब टक्कर होती तो उनके बीच में जो लगने वाला समय है उसी को हम कहते हैं विश्रांति काल, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, और टो से रिप्रेजेंट करते हैं। दो टक्करों के मध्य लगा समय, मैं ऐसे लिख देता हूं क्रमागत, लगातार दो हो गई, क्रमागत टक्करों के मध्य, टक्करों के मध्य, क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय, लगा समय, लगा समय विश्रांति काल कहलाता है। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करूंगा यहां पर कि जब किसी चालक के ऊपर विद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ हो तो इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होगा। इलेक्ट्रॉनों का पथ आप देख ही रहे हैं, इस पथ को हम टेढ़ा मेढ़ा पथ कहते हैं, जिगजैग मोशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन किस पथ में गति करते हैं? जिगजैग मोशन में गति करते हैं। ये जो पथ आप देख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी मेढ़ी, और टेढ़ी मेढ़ी को हम कहते हैं जिगजैग, जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन में गति करते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिगजैग मोशन करेंगे, इस तरीके की गति करेंगे। अब देखें मैं यहां पर बात करता हूं कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, कि विद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ हो, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर अप्लाई नहीं की है, तो उस स्थिति में जो चालक है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है किस तरीके की गति करेंगे वो देख लेते हैं।
ये हमारे पास में एक चालक है। ओके, अब हमने यहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, इसके ऊपर हमने कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है। अब यहां पर आप देखें, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया था कि ये यहां पर क्या है, हमारे पास में कोई परमाणु है या इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इस पूरे चालक के अंदर मौजूद हैं। तो उनकी जो गति होगी वो किस तरीके की होगी, एक बार उस गति को यहाँ पर हम पुनः देख लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इसकी टक्कर इससे हो गई है, फिर इससे हो गई, फिर इससे हो गई, इधर इस तरीके से इसकी टक्कर हो रही है, ऐसे इस तरीके से टक्कर हो रही है। इधर से होने के बाद में यहाँ पर यहाँ इस तरीके से हमने ये दिखाया है। इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो जिग-जैग पथ होता है, टेढ़ा-मेढ़ा पथ होता है, घूम फिर के इलेक्ट्रॉन उसी स्थान पर वापस आ जाता है। इसका जो औसत वेग होता है वो 0 होता है। औसत वेग क्या होगा? 0। और लगातार दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो पथ होता है वो रेखीय होता है। दो चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ ले। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में लगातार दो टक्कर के मध्य, देखो इलेक्ट्रॉन का जो पथ है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ टेढ़ा मेढ़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब क्या है भाई? अनियमित गति करता है, जिग-जैग मोशन होती है, जिग-जैग मोशन होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो जिग-जैग मोशन ही करेंगे, चाहे विद्युत क्षेत्र लगा हुआ हो या नहीं लगा हुआ। अभी थोड़ा सा समझ लेंगे, पहला काम तो क्लियर हो गया। फिर है कि लगातार दो टक्कर के मध्य, तो क्रमागत दो टक्करों के मध्य, क्रमागत दो टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है। टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ, मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है। पथ कैसा होगा? रेखीय होगा। इसको आप समझ ले में, इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो कैसा होगा? रेखीय होगा। यहां पर आप देख भी रहे हैं, यहां पर एक रेखीय पथ के ऊपर ये गति कर रहा है। ओके, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवन वेग है या औसत वेग है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, तो वो यहां पर आप एक बार समझ लीजिए औसत वेग कितना होगा। तो यहां पर जैसे पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरा, मतलब ये अलग अलग स्थितियों के अंदर हमने दिखाए, इनके वेग दिखाए हैं। और ये है UN, इनका जब सदिश योग करेंगे तो वो 0 होगा। वो कितना होगा ये मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा है, इस तरीके से दिखा दिया है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो 0 होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि यहां पर वेग है, इस स्थिति में मैंने एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दिखाया, U1 है, U2 है, U3, U4, U5, U4, ऐसे इन सब का जोड़ कर लीजिए, सदिश योग कर लीजिए, फिर जितनी टक्कर हुई उसका भाग लगा दीजिए, तो कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि घूम फिर के इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद में उसी पोजीशन पर ही लौट आता है। अब मैं बात करता हूं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जब विद्युत क्षेत्र लगा हुआ हो, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हमारे पास में क्या स्थितियां बनेगी, कैसी स्थितियां बनेगी, चलिए देख लेते हैं। ये हमारे पास में चालक है,
तरीके से ये हमारे पास में चालक है। आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगा दिया है, और जब विद्युत क्षेत्र आप लगा देंगे तो उस स्थिति में, जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र आपने लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया, इसका मतलब एक सिरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दूसरे सिरे के ऊपर क्या होना है, नेगेटिव चार्ज होना है। दूसरे वाले सिरे के ऊपर क्या होना है, नेगेटिव चार्ज होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। विद्युत क्षेत्र का मतलब है आपने एक बैटरी से इसको जोड़ दिया, एक सेल से इसको जोड़ दिया, और सेल से जोड़ दिया तो एक सिरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो दूसरे सिरे के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसके ऊपर बल लगेगा। देखो यहां पर इसके अंदर ये दूसरे परमाणु या इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर है ही, इस तरीके से मौजूद हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अब की बार कैसा गति करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये ऋणावेशित है, ये इधर चलता है, इधर चलेगा तो ये इससे टक्कर करेगा, अब ये इधर आ जाएगा, फिर भी ये इधर ही चलता है, फिर वापस इधर आएगा, फिर टक्कर हो जाती है, फिर वापस इधर इधर आता है, फिर टक्कर हो जाती है, इधर आ गया, इधर आ गया, ये टक्कर करता, घूमता फिरता, ये इस तरीके से टक्कर करते करते ये एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले ये यहां था, अब यहां से ये आ गया, देखो इधर चलते चलते किधर आ गया, पहले ये यहां था, इधर आया, फिर इधर, इस तरीके से घूमते फिरते टक्कर खाते खाते ये इधर आ गया, यहां पहुंच गया। तो देखिए इस वाले सिरे से इस वाले सिरे की ओर आ रहा है, हालांकि टेढ़ी मेढ़ी गति है। गति कैसी है, अब भी इस स्थिति में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो जिग मोशन ही करता है। मोशन अब भी कैसी है इलेक्ट्रॉन की, वो है जिग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति। ओके, लेकिन अब की बार थोड़ा सा आप देखें, इलेक्ट्रॉन का लगातार दो टक्कर के बीच में जो पथ है वो परवलयाकार हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अब की बार ये जो हमने यहां पर दिखाने में तो दिखा दिया, बट एक्चुअल में जो पथ होता है वो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रॉन है, मेरी बात को आप सुने, इलेक्ट्रॉन यहां से चला और उसकी डायरेक्शन होती है इधर, इधर होती है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा होता है। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र न लगे तो वो इस पथ के ऊपर जाएगा, बट विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में उसके ऊपर बल लगेगा और वो इस तरीके के पथ पर गति करेगा, ऐसे पथ पर गति करेगा। ये ऐसे पथ पर गति क्यों करेगा, उसको आपका रीजन आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक बल काम कर रहा है, बल की वजह से इसका जो पथ है वो परवलयाकार हो जाता है। तो कर्मागत दो टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होता है। यहां पर आप ध्यान दें, कर्मागत दो टक्करों के मध्य, दो टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन का पथ, मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। परवलय के आकार में इलेक्ट्रॉन है वो गति करेगा, मैंने यहां पर आपको दिखा भी दिया है। यहां पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका औसत वेग शून्य नहीं होता, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो शून्य नहीं होता, इसको भी आप क्लियर कर लें। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका जो औसत वेग यदि आप देख लेते हैं तो वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। जैसे UM से लिख दे, या UM बार से आप औसत वेग को लिख दे, दोनों में से एक ही लगाना है, या तो बार लगाओ ये M लगाओ। ये है हमारे पास में पहली टक्कर में, ये है दूसरी टक्कर में, ये है तीसरी टक्कर में, ये है हमारे पास में nवीं टक्कर में UN वेक्टर बट्टे में n, ये है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि हमने थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताई है।
मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किस तरीके से गति करते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करेंगे अपवन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसके लिए भी हम एक डायग्राम आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास में ये कोई चालक है, चालक का निर्माण कर रहा हूं। सबसे पहले हम चालक का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारे पास में चालक हैं, इस तरीके से ये चालक लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसको एक सेल से जोड़ देते हैं। इसको किससे जोड़ देंगे, एक सेल से जोड़ दिया जाएगा, मतलब हम इसको विभवांतर दे रहे हैं। ये हमने यहां पर इसको एक सेल से जोड़ दिया है, ठीक है। इतना डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये हमने जो सेल लगाया है यहां पर, इसका वोल्टेज है V। जो चालक हमने यहां पर लिया है इसकी लंबाई है स्मॉल l, और यहां से करंट फ्लो होता है I। इतना प्रवाहित हो रही है धारा, I धारा प्रवाहित हो रही है, और यहां से धारा का प्रवाह होता है, और यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, इस तरीके से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। हमने विद्युत धारा वाला जो टॉपिक पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि विद्युत धारा की जो डायरेक्शन है वो धनावेश के गति की दिशा में, एक बार पुनः समझ लीजिए, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धनावेश की गति की दिशा में होती है, या हम कह सकते हैं ऋणावेश की गति की विपरीत दिशा में होती है। तो यहां पर ऋणावेश है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वो किधर गति करेंगे, में यहां पर उनकी जो गति होती है वो तो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, बट दिखाने में हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसी गति करते हैं उनको भी आप देख ले में। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से हमने दिखाए हैं ऋणावेश के जरिए। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे इधर गति करेंगे। अब आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये इधर गति क्यों करेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्यों करेंगे भाई इधर गति, क्योंकि ये वाला जो टर्मिनल है ये हमारे पास में है पॉजिटिव। ये वाला टर्मिनल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल इधर से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव वाला टर्मिनल यहां से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो भाग है वो होगा ऋणावेशित, ये वाला भाग है धनावेशित। तो धनावेश से अट्रैक्ट होकर ऋणावेश से प्रतिकर्षित होकर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर गति करेंगे। दूसरे परमाणुओं से, इलेक्ट्रॉनों से टेढ़ी मेढ़ी टक्कर करने के कारण से टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे। हमने ऐसे इसकी गति दिखा दी है। ओके, यहां पर कुछ चीजें मैं और लेकर चल रहा हूं। ये जो चालक हमने लिया है इसकी लंबाई हमने L ली है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, ये अपने पास में चालक है, इसकी लंबाई के लंबवत आप काट दीजिए इसे। तो लंबाई के लंबवत ये वाला जो क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये इस तरीके से चालक है, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है इधर वाला, ये जो आप वर्ताकार क्षेत्रफल आप देख पा रहे हैं, ये हम ले लेते हैं ए। कितना ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। देखो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, चालक की जो लंबाई है वो हमने ली है L। चालक की लंबाई कितनी ली है, वो ली है L। चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो हमने लिया है A। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना लिया है, A लिया है। इसके अलावा देखिए चालक से बहने वाली जो धारा है वो है I। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम स्मॉल n से लिखेंगे। तो देखिए चालक से प्रवाहित धारा, जो चीजें हमारे बार बार यूज में आएगी उसको हम जैसे जैसे देख लेंगे। चालक से प्रवाहित धारा, चालक से प्रवाहित धारा, चालक से बहने वाली जो धारा है उसको हम I से लिखते हैं। धारा बराबर होता है आवेश बट्टे में समय, आवेश बट्टे व
समय, आवेश को हम Q से लिखते हैं, आवेश को Q से और समय को T से लिखा जाता है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें, ये हमारे पास में आ गई है इक्वेशन नंबर 1। हम एक एक करके इस Q और T का दोनों का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा L दूरी तय करने में लगा समय, L दूरी तय करने में लगा समय, करने में लगा समय, L दूरी तय करने में लगा समय, समय को हम स्मॉल t से यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, समय है स्मॉल t बराबर, समय बराबर होता है देखो दूरी बट्टे में चाल। ये भी लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। दूरी बट्टे में चाल, क्योंकि चाल बराबर होती है दूरी बट्टे में समय। तो यहां पर दूरी तो है L और जो चाल है इलेक्ट्रॉनों की वो है VD। चाल कितनी है? VD। तो T बराबर अपने पास में आ चुका है L अपॉन VD, L अपॉन में VD। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। VD यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपवन वेग है। भाई जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस सिरे से इस सिरे तक आएंगे तो L दूरी तय करेंगे, VD वेग से आ रहे हैं, यहां से यहां तक आने में लगा जो समय है T बराबर L बट्टे में VD आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, इसे हम समीकरण 1 में पुट करेंगे अभी। उसके बाद में आप देखें, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस Q की। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर देखिए, हम आवेश के क्वांटीकरण से जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, देखो Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है? NE होता है, N जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E यहां होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर N से नहीं लिख रहे हम, क्योंकि N से हम यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिखेंगे। ठीक है, इस वजह से यहां पर N की बजाय क्या लिख दिया मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दी है। चलिए हिंदी में लिख देता हूं मैं, ताकि आपको जब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी कोई दिक्कत वही है। हमारे से तो ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू ई, इनटू में ई। अब देखिए, मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं निकालूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, इलेक्ट्रॉन घनत्व। देखिए, इलेक्ट्रॉन घनत्व एक नई राशि में यहां पर परिभाषित कर रहा हूं, जिसको हम n से लिख रहे हैं। यह है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो भी किसमें? प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बट्टे में आयतन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटेवा आयतन, यही इसकी डेफिनेशन है। तो देखिए, इस चालक का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से इसकी लंबाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इसकी लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन आ जाएगा। बताइए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डेफिनेशन समझ में आई क्या? यह है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के किसके इक्वल आ गई है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास में आ गई है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये इधर गुणा हो जाएगा, NaL, ये आ गया। इसको उठाकर देखो, मैं यहां से इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, यहां पुट कर देंगे तो Q बराबर अपने पास में आ चुका है NaL इंटू में E। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब हम समीकरण 2 और 3 को समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो ये रही 3, वो रही, इसको उठाकर समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2
और 3 को किस में पुट कर रहे हैं, और 3 को हम पुट कर रहे हैं 1 में, 1 में रख देंगे तो I बराबर Q का मान है Q अपॉन T, Q का मान ये रहा N A L E, बट्टे में हमारे पास में है T, और T का मान कितना है L अपॉन में PD, L अपॉन में PD है। तो यहां से L कैंसिल हो जाएगा, VD ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर अपने पास में आ गया है A N T PD, ये रिलेशन आ गया है अपवन वेग तथा धारा के मध्य संबंध, अपवन वेग तथा धारा के मध्य संबंध आ चुका है, और ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। इसे मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं वो भी देख लीजिए। PD बराबर I अपॉन में ANE, I अपॉन में ANE, इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूं, इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो ये एक रिलेशन आ चुका है अपने पास में अपवन वेग तथा धारा में संबंध। और देखिए इस वाले संबंध को मैं थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आपको समझाता हूं। I बराबर ANE अपॉन ANE PD, चलिए देखें, अपने पास में आया है I बराबर ANE PD। यहां से आप ध्यान दें कि I अपॉन में जो NE है ये तो कांस्टेंट रहता है, A इंटू VD ये चेंज हो सकते हैं, A इंटू VD, A यहां पर चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, VD है अपवन वेग, तो ये बदल सकते हैं, तो ये कांस्टेंट रहते हैं, तो इसका मतलब ये आ गया कि A इंटू जो VD है वो कांस्टेंट रहता है, A इंटू VD क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो दो स्थितियों के लिए यदि मैं लूं यहां पर, तो A1 हो जाएगा, VD1 हो जाएगा, बराबर होगा A2 VD2 हो जाएगा। तो इसका मतलब समझें कि हमारे पास में ये एक चालक है इस तरीके से, और ये हमारे पास में इसी से जुड़ा हुआ वो दूसरा चालक है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है A1, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमारे पास में है वो है A2, इसमें जो वेलोसिटी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वो है V1, इसमें वेलोसिटी है वो है VD1 VD2, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस तरीके से होगा, यहां से ही देख लीजिए कि जो वेलोसिटी है VD है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होगी, जहां का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी कम होगी, यहां पर वेलोसिटी कम, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा। इस वाले क्षेत्र डायग्राम में जो A2 है वो बड़ा है A1 से, तो क्या होगा, V1 है वो बड़ा होगा V2 से, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस फॉर्मूले से ही हमने ये सब कुछ लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो टॉपिक है वो है अपवन वेग और विभवांतर में संबंध, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। डायग्राम अपना वही है, सारी स्थितियां वैसी की वैसी ही है, हमने चालक है वही लिया है, L लंबाई का, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसका A है, आरोपित विभवांतर B है। ओके, चलिए आप समझें तो दूसरे पुनः मैं उस डायग्राम को निर्मित कर लेता हूं कि हमारे पास में इस तरीके से मैं निर्मित कर लेता हूं। कलर चेंज करते हैं, क्या ये वाला कलर आपको दिखाई दे रहा है, दे रहा है, मेरे हिसाब से तो दे रहा होगा।
ठीक है, समझ लें, ये हमारे पास में सेल है, V वोल्ट का विभवांतर है, चालक की जो लंबाई है वो L है और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A है। इस वाले सिरे के ऊपर धनात्मक आवेश आ जाएगा, इस वाले सिरे के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। यहाँ पर अपने V वोल्ट का विभवांतर पूरा का पूरा चालक पर उत्पन्न होगा और इसके सिरों पर E विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि हमारे पास में इसमें मौजूद जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करने वाले हैं। ठीक है, तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बार बल देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों पर बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखिए लगने वाले बल को हम एम ए से पुट कर सकते हैं। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी पिंड पर कण पर लगने वाले बल को F बराबर एम ए से हम पुट कर सकते हैं। इससे लिख सकते हैं F बराबर एम ए से। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर उन्हीं इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों पर बल, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल को मैं लिख रहा हूं यहां पर F बराबर Q इंटू ई, Q इंटू ई। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E क्रिएट हो गया। Q यहां पर इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने माइनस में E से लिख दिया। ये आ गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल को ही बताती है, तो एम ए बराबर आ गया हमारे पास में E इंटू कैपिटल E और ये आ गया इलेक्ट्रॉनों का एक्सेलरेशन। ये किसका फॉर्मूला आ गया है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण आ गया है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण आ चुका है। ओके, अब देखें गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT। अब देखिए यहां पर आप ध्यान दें, इस वाले समीकरण को ही हम समझ लेते हैं। यहां पर V तो है VD के बराबर, V तो किसके बराबर है? VD के बराबर, और U है 0 के बराबर, क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया तो उस स्थिति के अंदर उनका जो औसत वेग है वो ये प्रारंभिक वेग, और वो है 0। वो कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पर ये जो T है वो टो के बराबर है, विश्रांति काल के बराबर। तो इन सब का मान देखो V, U, T और A, इन सब का मान हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास में? V की जगह तो मैं लिख देता हूं VD, V की जगह हमने क्या लिख दिया? VD बराबर 0। A की जगह हमने लिख दिया है माइनस में E इंटू कैपिटल E बट्टे में M, और T की जगह हमने लिख दिया है टो, T की जगह हमने क्या लिख दिया? टो लिख दिया। तो ये रिलेशन आ चुका है हमारे पास में, काय का रिलेशन आ गया है? E टो अपॉन में M इंटू में E, इंटू में E, ये आ चुका है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको एरो के रूप में भी दिखा देते हैं, सदिश रूप में भी दिखा देते हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता के बीच में क्या रिलेशन जानते हैं? देखिए हम जानते हैं E बराबर हम जानते हैं V बट्टे में L होता है। तो VD बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा? E टो M L इंटू में V आ जाएगा। तो E की जगह V बट्टे में L, विभवांतर बट्टे में लंबाई, ये अपने पास में रिलेशन आ जाएगा। विभवांतर तथा अपवन वेग के मध्य संबंध, अपवन वेग तथा विभवांतर के मध्य संबंध आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो एक दो जगह हम और भी यूज में लेंगे। अभी एक गतिशीलता का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी यूज में लेंगे, और ये जो दोनों रिलेशन है वो हम प्रतिरोधकता का टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर भी यूज में। तो विद्यार्थियों यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में
आ जाना चाहिए। दोनों रिलेशन क्लियर हो जाने चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किसी तांबे के चालक में, एक क्वेश्चन आ गया अपने पास में, तो किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 8.5 गुणा 10 की घात 28। देखिए किसी भी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है वो काफी ज्यादा होता है और उसकी कोटि हमारे को यहां पर दे रखी है 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर ऊंचे चालक के अंदर 10 की घात 28 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, और ये बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक बार एक संख्या एक के आगे 28 जीरो लगाकर उसको आप काउंट करके देखो तो अपने आप पता चल जाएगा। ये 10 की घात 28 का मतलब ये 28 गुणा 10 नहीं है, ये एक के आगे जीरो लगाओ 28 बार तब आएंगे। ओके, बहुत ज्यादा मान होता है। तो 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, जबकि तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमें दे रखा है और धारा हमें यहां पर दे रखी है। एक बार जो राशियां हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एन संख्या घनत्व 8.5 गुणा 10 की घात 28 दे रखा है। चालक की जो लंबाई है वो 3 मीटर दे रखी है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को लगा समय या टोका मान या टीका मान हमें यहां पर पूछा है, टीका मान पूछा है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो टी है, तो लगातार दो टक्कर के बीच में समय होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है वो 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। आई की जो वैल्यू है वो हमें यहां पर 3 एम्पियर दे रखी है। हमें टी पूछा है तो समय बराबर हो जाएगा लंबाई बट्टे में अपवन वेग। अब अपवन वेग अपन को पहले निकालना पड़ेगा, तो यहां पर अपवन वेग वीडी बराबर होता है आई अपॉन में ए एन ई। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमारे पास में है 3 बट्टे में ए का जो मान है वो है 2 गुणा 10 की घात -6। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो हमारे पास में है 8.5 गुणा 10 की घात 28 और 1.6 गुणा 10 की घात -19। कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 बट्टे में 2 गुणा 8.5 गुणा 1.6, 10 की घातें कितनी रह गई है, माइनस की हो गई 25 तो प्लस की हो गई है 28, तो 10 की घात 3 रह गई, बट्टे से ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी -3। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 3.2, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 3.2 और 32 को 5 से गुणा करेंगे तो 160, 16 हासिल का हो गया। 32 को 8 से गुणा करेंगे 248, एक बार देख लीजिए 32 को 8 से गुणा करेंगे 248 नहीं आ रहा, 6 8 24 और 1 25, 256, 256 क्या आ गया, और 2 डिजिट पहले पॉइंट पुट कर देंगे। मैं यहाँ पर 2 डिजिट और ले आता हूँ, एक ही डिजिट ले आता हूँ, 1 जीरो ले आता हूँ, गुणा 10 की घात -4 कर देता हूँ। आप एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन, तो ये लगभग 1.1 या 1 पॉइंट कुछ भी आ सकता, गुणा 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आप एक बार कैलकुलेशन करके जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर टी का जो मान है, एल की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन के अंदर 3, बीडी का जो मान है, बीडी का जो मान है वो ये रहा हमारे पास में। चाहे तो इसको ऊपर ले जाओ, आसान हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा अपने पास में, 3 गुणा 10 की घात -3 और बट्टे के ऊपर क्या गया 2 गुणा 8.5 गुणा 1.6, ये वाली वैल्यू रखी है मैंने। क्यों रखी है, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाएगा, अपना काम है थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां से इसको अब गुणा कर लीजिए, अपने पास में गुणा करने के बाद में ये वाला मान आया था 25.6 गुणा 10 की घात 3 सेकंड आ जाएगा। और आप कैलकुलेशन करके जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कोई माइनर मिस्टेक हो जाए,
आप एक बार कैलकुलेशन करके जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड 6 गुणा 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो ज्ञात कीजिए विद्युत धारा और पुंज में धारा घनत्व। सबसे पहले तो हमें विद्युत धारा ही ज्ञात करनी है, जो कि Q अपॉन में T होती है। Q अपॉन में T, Q होता है N इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T का मान आप हमें क्वेश्चन के अंदर 1 दे रखा है, तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6 गुणा 10 की घात 16। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में इसको इससे गुणा करेंगे तो 9.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। ओके, फिर हमें सेकंड पार्ट में पूछा है धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व को हम जैसे लिखते हैं I अपॉन में A होता है। I की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 9.6 इंटू 10⁻³ और एक का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 गुणा 10 की घात -6, तो 9.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो विद्यार्थियों ये थे 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आसान से थे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने अपवन वेग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगले वीडियो में हम गतिशीलता, मोबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।